नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पे एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी बगल की 2 स्क्रीनों पे आप जिन्हें देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा तो निभानी पड़ेगी। आप हैं अजीत सिंह जी और पुष्कर अवस्थी जी। विषय आप सभी ने देख लिया है, उत्तर प्रदेश की चुनावी ज़मीन क्या बोल रही है। एक चीज़ देखिए आप कि ये बहुत ज़माने हो गए चुनाव के पहले के सर्वे और चुनाव के पहले के जनता के मूड और किस-किस तरीके से मीडिया अपना स्थान खोजती है, ताकि उसमें कैसे अपनी भूमिका रख पाए ऊहा-पोह के बीच। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में अब लगभग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ से धीरे-धीरे चुनाव की समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, मतदान का समय नज़दीक आ रहा है। एक चीज़ अचानक पिछले 1 आध हफ्ते में चलनी शुरू हुई है मीडिया में। हालाँकि सोशल मीडिया इसको कैसे बोल रहा है, एकदम एक दूसरे से अलग बोल रहा है। और बड़ी झूम के एक बुद्धिजीवियों का खास गिरोह और उसके साथ जो पेड मीडिया है वो मिलके एक नैरेटिव शुरू कर रही है कि साहब समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और एज है और लड़ाई तो छोड़ दीजिए समाजवादी सरकार में आ रही है। चलिए ठीक है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। दूसरा पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं कि साहब 350 सीटें आएँगी। तो ये दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं उस हिसाब से तो 800 सीट हो जा रही हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबकि 400 400 3 या 4 ही सीट हैं। तो ऐसे में चुनाव की जो ज़मीन है वो क्या बोल रही है और ऐसे इसमें पुष्कर अवस्थी जी और अजय सिंह जी, आप दोनों का बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लेके हालाँकि पूरे प्रदेश में हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करते हैं अजय भाई आपसे। ये क्या चक्कर है? ये क्या यूपी 1000-1200 विधानसभा विधायकों को जिता के भेज रही है क्या? सबके दावे हैं 350। नहीं साहब, बात यह है कि अखिलेश जी ने तो 400 सीट कह रखी है हुँ, और 350 हम भाजपा की बोल रहे हैं। 750 हुँ। तो ये हो गई। अब कुछ सपा बसपा उसपा को भी तो कुछ थोड़ी बहुत देंगे, कांग्रेस को भी एक आध देनी पड़ेगी। 14 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की भी जोड़ लीजिए, 14 सीट हाँ, ओम प्रकाश राजभर की भी वो जोड़ 400 लीजिए। में आ जाएंगे ना। ओम प्रकाश राजभर तो 400 में आ गए हैं। नहीं, नहीं, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं साहब हमारी पार्टी को मान्यता लेने के लिए 14 विधायक तो हम पैदा ही करेंगे, चाहे आसमान से पैदा करें, चाहे जादू से पैदा करें और चाहे बूथ लूट के पैदा करें। है ना? जी। तो जी। अच्छा सर, पर एक बात बताऊं मैं, भाई अच्छा, ऐसा कोई आकलन हम पंजाब के लिए तो नहीं कर रहे कि पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं, पंजाब पे इतनी सीट आ रही है। पंजाब में तो आज मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि हम चौथे नंबर पर रहेंगे। तो हम आखिर यूपी में ही दावा क्यों कर रहे हैं कि हमारी इतनी सीट आ रही है? तो साहब बात ये ना, आपको याद होगा 2019 की वो मीटिंग, आप दोनों लोग उसमें उपस्थित थे, जब मैंने कहा था कि 65 सीट आ रही है, तो कुछ बड़े वरिष्ठ लोग हंस पड़े थे, है ना? जी, जी। और जी, उनका जी। हंसने का जो तात्पर्य ये था कि कौन तमाल फूंकते हो यार। क्योंकि वहां पे बैठे हुए अधिकांश पदाधिकारी ये मान रहे थे कि सचमुच 25-30 सीट आ रही है। और पूरे मीडिया में एक ही नैरेटिव चल रहा था कि सपा बसपा मिल गए हैं, इसलिए भाजपा को तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुँ, 22 और 22 44% वोट तो उनको जा ही रहा है। साथ में सपा बसपा और रालोद भी थी। हुँ। उस वक्त मैंने कहा था कि 65 सीट आएगी साहब, 62 आई थी। तो सब मेरे आकलन का ना कुछ आधार है। मैं आकलन सिर्फ एक विषय, एक मेरा आधार होता है कि सबसे पहले तो आप आकलन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? हुँ, 2012 को लेंगे, 2014 को लेंगे, 2017 को लेंगे या 2019 को लेंगे? आखिर कहां से आप फीता कहां गिराएंगे? कहां से कहां तक नापना है? तो साहब मैं 2017 से 2022 के बीच में अगर नापूंगा तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सा वोटर समूह भाजपा को प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ? तो हुँ, तब ईमानदारी से मैं कहता हूं कि मुझे एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं नजर आ रही, वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि
बहुत ज्यादा माइनस हुई है भाजपा के खाते में थे। अलबत्ता प्लस होने वाली काफी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। विपक्ष का सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज पर टिका है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम में जाटों की नाराजगी है, और चूंकि किसान आंदोलन और जाटों की नाराजगी है इसलिए पश्चिम से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जबकि मेरी ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि जाटों में किसी किस्म की नाराजगी नहीं है, जाटों का एक सिंगल वोट भी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। और इसके अलावा मायावती का वोट भाजपा को शिफ्ट हुआ है, बहुत सा मुस्लिम वोट, हालांकि अभी भी आपका कोई दर्शक मेरी बात से एग्री नहीं करेगा, पर बहुत से मुसलमानों का वोट भाजपा में आ रहा है। और बहुत से मुसलमान जो कि चाहते तो योगी की सरकार है पर किन्हीं मजबूरियों से भाजपा को वोट नहीं दे सकते, इसलिए वो एब्सटेन करेंगे, दे विल नॉट कम टू वोट। इसके अलावा एक भी ऐसा जातीय समूह नहीं है जो भाजपा के खाते से माइनस हो रहा है, इसलिए 2017 से नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जब आपने कही, दो बातें आपने कही अपने बातचीत में, एक मुसलमान मतदाताओं के बारे में बात की और दूसरा आपने कहा कि किसान आंदोलन से जो विपक्ष को यह है कि थोड़ी बहुत तो उनकी झोली में कुछ सिक्के गिर सकते हैं। तो यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप जरा ये बताइए ना, क्या इस देश में किसान नाम का कोई वोट बैंक रहा है कभी? किसान जो अपने आप को किसान कहता हो वोट देते समय और किसान की तरह सोचता हो और किसान और किसानी से जुड़े मुद्दों पर वो वोट करता हो, तो ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि कोई किसान वोट बैंक हो। हाँ, चुनाव आते ही आते, जैसे चुनाव नजदीक आ जाते हैं, आते जाते हैं या चुनाव का माहौल बनता है, तो वही किसान अपनी अपनी खाप के हिसाब से अपनी अपनी पंचायतों में बंट जाता है और अपनी अपनी जाति बिरादर और जो तमाम फैक्टर है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को मुगालता खत्म कर देना चाहिए अपना कि किसान नाम का कोई वोट बैंक भी है भारत में। तो भारत में कभी कोई किसान नाम का वोट बैंक नहीं रहा है। दूसरी चीज, आपने जो ये मुसलमानों वाली बात कही ना कि वो उदासीन रहेगा, बिल्कुल इसको मैं महसूस कर रहा हूं। और आप दोनों 2019 में हम तीनों लोग आजमगढ़ में इलेक्शन के दिन थे, इलेक्शन के दिन के एक हफ्ते पहले तक थे। और वो उदाहरण अजित भाई, पुष्कर दादा आप भी, ये उदाहरण मैं आपसे शुरू कराऊंगा कि क्या उदासीनता थी और कैसे हमारे दर्शकों को और ज्यादातर लोगों को, जब मैं ये कहता हूं कि मुसलमान उदासीन है और जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम मुसलमान मतदाताओं के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो भाजपा की सत्ता वापसी रोके, तो यहां मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान कितने परसेंट वोट देता है, वो तो छोड़ दीजिए, उसमें जनानियां कितना वोट देंगी, कितना बाकी वोट आएगा, वो जो आता है वो आता है। लेकिन उदासीन वो है, इसका तो उदाहरण हम लोगों ने खुद देखा है। तो ये पुष्कर जी, आप जरा उसको एक संस्मरण की तरह जरा बताइए ना कि वो कैसे हम तीनों ने देखा था उदासीनता मुसलमान मतदाताओं में। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानसिकता तो कंपेयर की जा सकती है ना, मूड तो कंपेयर किया जा सकता है जी। हाँ, जो अभी अवनीश जी आपने जो बात कही और अजीत भाई ने बताया उदासीनता वाली बात, जिसका कि प्रत्यक्ष हम लोगों ने जो है वोटिंग वाले दिन आजमगढ़ में देखा था। ये शायद शिवली डिग्री कॉलेज था ना, कौन सा? हाँ, वहां पर जब हम लोग गए, हाँ, हम लोग जब गए थे पहले पता लगा लिया था, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। जब हम लोग गए 3 बजे तो वहां पता लगा सब लोग लेटे पड़े थे, प्रिसाइडिंग अफसर लोग पड़े हुए थे और वह एक आदमी भी नहीं था। तब हम उस वक्त रोजा चल रहा था, तो हम लोग को यह अंदेशा था कि शायद लगता है कि रोजा खत्म होने के बाद 5 बजे के बाद जो है, 5 बजे बहुत लंबी लाइन लगेगी। तो हम लोगों ने किसी को भेजा था वहां पे कि जैसा हो हमको जो है बताए, तो पता लगा वहां ताला लग चुका था 5 बजे। उदासीनता का ये आलम था। यहाँ पर जो है, जो मूल प्रश्न था कि जो मीडिया का जो नेरेटिव फेंका जा रहा है, चाहे अखिलेश जी के यादव जी के पक्ष में और बनाया जा रहा है, तो ये तो इसका इतिहास 7 8 साल 8 साल से हम लोग देख ही रहे। 14 में यही हुआ था, 17 में भी यही हुआ था, 19 में भी यही हुआ था। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि जो है
कुछ और दिखाने का है नहीं, क्योंकि वो सत्य दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए उनको जो एक जो एंटी बीजेपी फोर्स है, जो एक इकोसिस्टम लुटियस लॉबी का एक काम करता है, तो उनके पास जो है केवल डाउनग्रेड करने के अलावा कोई और उनके पास काम नहीं रहता। लेकिन उनके पास तथ्य नहीं होते हैं। अब जो अजीत भाई ने जैसे बताया कि क्या कारण है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं, या हमारा विश्वास है, जो हमको स्पंदन मिल रहा है धरातल से, उसके पीछे मैं अजीत भाई ने जो बात कही थी 2017 और 2019 वाला, मैंने ये देखा है कि ये गवर्नमेंट मेरी याददाश्त में राज्य स्तर के चुनाव की बात कर रहा हूं, ये पहली गवर्नमेंट है पिछले 2-3 दशकों में जिसके खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी बिल्कुल नहीं। इससे पहले जो है जो भी सरकार आती थी उसके 5 साल के बाद जो है एंटी इंक्यूमेंसी बहुत जबरदस्त होती थी। ये पहली गवर्नमेंट है, इसकी एंटी इंक्यूमेंसी से ज्यादा जो है प्रो इंक्यूमेंसी है, क्योंकि जो है कुछ क्षेत्रों में एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वोटर्स तैयार हो गया है, जिसका लोगों को भी एहसास नहीं है। अजीत जी, आप मेरी बात को समझेंगे आप भी कि उत्तर प्रदेश में महिला वर्ग जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, और वो प्रो योगी है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे कौन वो है इनकार? इसका एहसास, हाँ, उसमें ना धर्म है और ना ही उसके अंदर कोई जाति है। ये ध्रुव सत्य है जिसको मैंने जो है जगह जगह पे महसूस किया है। 19 के चुनाव में भी अब देखा था कि महिलाओं ने कुछ भाजपा में, जब खासतौर पर प्रथम द्वितीय चरण का जब हुआ था, यहाँ तक कि मौलवी लोगों को फतवा तक देने की आवश्यकता पड़ गई थी। मैं वहीं आ रहा हूँ। ये इतिहास की ऐसी चीजें होती हैं जो कि कहीं दस्तावेज में नहीं दर्ज होती, तो कहीं कहीं में छूट जाती है। उसको थोड़ा विस्तार दीजिए। वो क्या हुआ था 2019 के चुनाव में, जब पहले या दूसरे या तीसरे चरण में ऐसा हुआ था, वो जगह कौन सी थी, जरा वो बताइए, वो पूरी चीज जहां से फतवा जब आया था। मेरे ख्याल से संभल ये था, संभल से था, या हापुड़ के इधर ही कहीं इधर का था। क्या था क्या वो पूरा बताइए। अच्छा। वहां ये फतवा दिया था कि जिनको जो है अपने घर की महिलाओं पे ये विश्वास नहीं है कि ये जो है सपा बसपा कॉम्बिनेशन का वोट देंगे या उनका वोट कहीं और जा सकता है, तो कृपया करके उनको जो है वोट के लिए ना निकाला जाए। यह फतवा दिया गया था वहां पे। तो उसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा भी था उस चुनाव में, जब आजमगढ़ वाला चुनाव हुआ या गोरखपुर का हुआ, ये देखने को मिला था। तो मेरा कहना मतलब ये कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जुड़ी है इस बार। दूसरी बात यह है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है, इससे पहले जो भी चुनाव हुए मोदी जी के चेहरे पे हुए, चाहे 14 का हो चाहे 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, तब तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, या 2019 का चुनाव हो। 2022 का चेहरा ऐसा है, ये डबल इंजन का चेहरा है। इसमें योगी जी, मोदी जी के अलावा जो है योगी जी एक चेहरा है। डिग्री में थोड़ा अंतर हो सकता है, अलग बात है, लेकिन योगी जी के चेहरे पे है ये चुनाव, और उनका एक मिजाज बना है। जहां तक जाति का है, जाति में तो ये है कि हर आगे बढ़ते हुए चुनाव में जो पहले से प्रतिस्थापित वोट बैंक थे जातियों के, जिसकी प्रतिबद्धता किसी क्षेत्रीय दल की, जातीय दल से या किसी और दल से थी, वहां धीरे धीरे शरह शरह मैंने देखा है इरोजन हुआ, उनके वोट बैंक का हुआ है। और ये इरोजन जो है ये 22 में आपको और दिखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बीजेपी का, जो अजीत सिंह की बात कह रहे थे कि बीजेपी का वोट बैंक कहीं नहीं कम हो रहा है, इनफैक्ट उसमें कहीं टॉप अप आ रहा है। और देखा जाए 2019 का जो था सपा बसपा कॉम्बिनेशन, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, जलीय समीकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा कह रहे पोटेंट अलायंस था सपा बसपा का। उससे तगड़ा कोई वोट बैंक चुनावी दृष्टिकोण से नहीं आता था। वो नहीं है, उसको भी तोड़ दिया था उन्होंने। और इसलिए जो जहां पर जो आप मीडिया में नैरेटिव की बात करते हैं, मीडिया आज भी 2009-2012 के दुनिया में है। वो आज भी जो है स्टूडियो में बैठ के जातीय समीकरण को जोड़ते हुए उसमें 2+2 = 4 कर रही है,
जबकि 2014 से ये धीरे धीरे खत्म होना टूटा चालू हो गया। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि धरातल पे चुनाव में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट सीटें कितनी आएंगी, लेकिन 300 प्लस से ऊपर मैं तो आसानी से जाते हुए देख रहा हूं इसके अंदर। जी अजीत जी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच में मिस्टर इंडिया की तरह 2 बार हमसे स्क्रीन से हट गए थे। अजीत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मुझे आपकी आ रही है। आप मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मेरे यहाँ बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए मेरा वाईफाई चला गया था और मैं जो अभी तक देख रहा हूँ कि ऑन नहीं हुआ, इसलिए मैं अब ये 5G कनेक्शन से अपना जो जियो वाला आ रही है आवाज आ रही है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। तो इस बीच आप इस बीच आप कुछ सेकंडों के लिए 2 बार जो है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जमीनी सर्वे पे निकल गए थे, आपकी वापसी स्क्रीन पे हो गई है। तो अभी अब हम लोग, जैसा कि पुष्कर जी ने ऐड किया कि एक नया वर्ग तैयार हो गया है जो कि जातियों से अलग है। और इन्होंने एक नई बात और कही कि 2017 का जो चुनाव था उसमें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था। उत्तर प्रदेश भाजपा ने तो कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया था मुख्यमंत्री का, ऐसा कोई चेहरा भी नहीं था। तो इस बार डबल इंजन की सरकार है, तो एडिशन की बात आप दोनों लोग कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का 2017 का वोट बेस है, जो भारतीय जनता पार्टी का 2019 का वोट बेस है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है। अब अगर एडिशन हुआ है तो 3.5 ये 400 सीट वाली दावे में से घटाव कहाँ है? या ये केवल हवाई दावा है और इसको जानबूझ के मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? ये क्या चक्कर क्या है? क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सबके दावे एक पर्ची पर लिखता हूं और जब कैलकुलेट करता हूं तो किसी दिन 1000 विधायक निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश के, किसी दिन 1100 निकल जाते हैं, किसी दिन 1300 निकले, एक दिन तो 1400 निकल गए। तो आखिर ये गणित क्या है? इतने कहां से आ रहे हैं? देखिए अवनीश जी, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास इस बात को मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास इसका बड़ा ठोस आधार है ये क्लेम करने का कि अखिलेश जी 2017 की परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करेंगे और बीजेपी 2017 की परफॉर्मेंस से ऊपर जाएगी। अब अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये जो कैंपेन है ना, ये वर्चुअल चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और सोशल मीडिया का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और जमीन से पूरे देखिए ना, आखिर होता है ना कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, तो सब आज की तारीख में यूपी में सिर्फ एक मुद्दा है, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। इस मुद्दे के आगे तो विकास और कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा भी फेल है। सबका एक कहना है कि अजी जिंदा रहेंगे तब तो इस सड़क पर चलेंगे, एक्सप्रेसवे पे, 4 लेन पे। वो जो राशन मिल रहा है वो जिंदा रहेंगे जब तो खाएंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस सरकार ने वो काम किया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ और इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया, किसी राज्य की सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो योगी जी ने किया है। आप एक बात बताऊं, जब उन्होंने जो ये बयान दिया है ना कि अभी कुछ लोगों की गर्मी बाकी है और मैं तो मई जून में शिमला बना देता हूं, सर ये इस बयान को हल्का बयान मत मानिए। सर ये एक बयान, मैं आपको बता रहा हूं, आज 10 मार्च को हम इस मुद्दे पे फिर बात करेंगे। ये एक बयान इस पूरे चुनाव में गूंजेगा कि 10 मार्च आने दो, मैं तो अच्छों की गर्मी निकाल दूंगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता को एक एश्योरेंस है, एक हुंकार है, एक राजा की, एक शासक की, एक प्रशासक की, एक मुख्यमंत्री की कि घबराओ मत, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। और सर, कानून व्यवस्था, सुरक्षा इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे प्रदेश की जनता कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहती।
और ये एक अकेला मुद्दा है जो कि चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। ये एक अकेला मुद्दा है। दूसरी बात है, 1 मिनट, मैं 1 मिनट और लूंगा। बिल्कुल, आप कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ऐड हुई हैं, बिल्कुल किसान कभी एक वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही। महिलाएं एक वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी ठोस निकल के आई हैं, और उसमें भी सर एक बात बता दूं, मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जो कि भाजपा का आज समर्थक है तलाक के मुद्दे पे। और ये जो है ना यूसीसी की जो गूंज चल रही है, वो सारी बातें मोदी और योगी ने मुस्लिम महिला को एम्पावर किया है, उसको ये सुरक्षा दी है कि अब तुमको कोई भी यूं रात की झोंक में, रात के नशे में कोई भी ट्रिपल टी नहीं बोल सकता, कोई तुमको छोड़ के और दूसरी बीवी अब इस तरह नहीं ले आएगा। सर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर आप सचमुच मुस्लिम महिला के दिल में झांक पाते ना, तो आज एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो योगी जी को और मोदी जी को वोट देने के लिए इस मुद्दे पर तैयार है। और सर ये 2 मुद्दे बहुत हैं चुनाव जिताने के लिए। प्लीज, थैंक यू, आगे बोलिए आप। बिल्कुल अजय जी, आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोलते बोलते जो ये बात कही कि अभी बहुत सारे लोगों की थोड़ी गर्मी बाकी है, कुछ लोगों की, तो मैं शिमला बना देता हूं। सोशल मीडिया पे क्या ट्विटर क्या फेसबुक, उसके बाद मैं देख रहा हूं लोगों के जो उद्गार निकल रहे हैं वो बड़े मजेदार निकल रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ भी मई जून में शिमला बना दीजिए, वो झांसी वाला कह रहा है। तो पता चला उधर देवरिया और पडरौना वाले भी कह रहे हैं कि महाराज जी प्लीज मई जून में बड़ी गर्मी पड़ रही है, हमरो इलाका के शिमला बना दिया जाए। तो ये जो उत्तर प्रदेश के मौसम को शिमला जैसा बना देने वाली बात है, ये सुनने में जितना ठंडक देता है, हम सारे लोग समझ सकते हैं कि जिनके लिए बात कही गई है उनको कितना सुखद एहसास हो रहा होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से, और लॉ एंड ऑर्डर जब दुरुस्ती होने की बात आप कह रहे हैं ना, तो ये सिर्फ पूरे समाज के लिए तो है ही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने से जो सबसे ज्यादा सहूलियत है वो महिलाओं को, और मामला फिर वही 50% जो सेकंड जेंडर है, जो कि एक वोट बैंक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में तैयार हो गया है, तो यहां जाके बिल्कुल आपकी बात और मजबूत होती है। पुष्कर जी, पुष्कर दादा ये बताइए कि ये स्टूडियो में बैठ के, टीवी स्टूडियो में बैठ के और ट्विटर पे और फेसबुक से सर्वे निकाल के, तो ये जो मीडिया अचानक हवा बनाने लगती है, आप हम सब लोगों ने देखा है कि ये पहली बार नहीं है। आपने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है, 2014 में भी हम यही देख रहे थे, 2017 में भी हमने यही देखा, 2019 में भी हमने यही देखा। तो आखिर ये सत्य से इतना दूर क्यों रहते हैं? क्या क्या मतलब इनका कोई कोर्स करेक्शन इनको समझ में नहीं आता? ये जो बैठ के कभी किसी की सरकार बनाते रहते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो थोड़ा सा ऑक्सीजन ऐसे जमातों को मिल गया जो बैठ के कागज पे गुड़ा भाग करते हैं। लेकिन आखिर ये लोग सच से क्यों इतना दूर रहते हैं? रहते खाते तो इसी जमीन पे हैं सारे लोग। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे स्टूडियो में ही जीते खाते हैं। तो ये क्यों नहीं उस सच को स्वीकार कर पा रहे हैं जो जमीन बोल रही है? अवनीश जी, आप या तो बड़े भोले हैं या फिर जो कुछ शरारत करने का मन है आपका। जिन तथाकथित पत्रकारों और मीडिया हाउसेस की आप बात करें, जो नैरेटिव बनाता है, वो तो जो है जैसा कॉर्पोरेट का जमाना है। तो पत्रकारिता बहुत पहले जो है, क्योंकि दो दशकों से 3 दशकों से ऑलरेडी जो है धीरे धीरे शरह शरह करके पहले प्रोफेशनलिज्म आया, अब कॉमर्शियलिज्म आ गया उसके अंदर। तो एक सेटअप है जो कि जो है जिसका 2014 से ही एक उसका राजनीतिक विचारधारा से भी ग्रसित है, एक और दूसरा कहीं से सपोर्ट भी है किसी। तो ऐसी दिशा में आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सत्य बोलेगा या जमीन का गुणा भाग करेगा? सब जो है ड्राइंग रूम, पहले लोग ड्राइंग रूम पत्रकार होते, तब आजकल जो है स्टूडियो वाले पत्रकार हो गए। स्टूडियो में इंटरनेट पे फिगर निकालते हैं, उस पर जोड़ते हैं। दूसरी बात, उनको ये देखना ही नहीं है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि यदि आप दिग्भ्रमित रहेंगे तो आप जो है कभी भी बीजेपी को काउंटर नहीं कर पाएंगे। आप गलत खबर देते हैं, आपने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी। पिछले 7-8 साल में
मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है। आज सोशल मीडिया का जमाना इसीलिए हो गया है, इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया में हर चीज सही होती है, यहां भी बड़ी बकवास होती है, लेकिन एक स्थापित मीडिया यदि अपनी जो है पहचान खो देता है या अपनी जो एक ईमानदारी या तटस्थता का बोध खो देता है, तो उसके बाद तो जनता तो आज की तारीख में तो हर व्यक्ति एक पत्रकार है ना। वो तो जमीन पे देख रहा, वीडियो आ रहा है, खुद हमको गलत वीडियो दिखाने का मतलब नहीं है। हम लखनऊ के इसी किनारे में निकल जाएंगे, हमको जो है एक आधे किलोमीटर में सब पता लग जाता है क्या चीज छुपी है। तो ये जो नैरेटिव बनाना, ये एक समझ लीजिए कि मौसमी बुखार है कि जब पानी बरसता है तो गड्ढे होते हैं, उसमें जो है मच्छर अंडा देता है, फिर उसमें मच्छर निकलते हैं, और अब तो बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं तो डीटी डाल के जब मार दिया जाता है उनको। तो ये बेसिकली आप समझिए पानी का है, गड्ढे तालाब में भरा हुआ है, गंदा गंदा पानी है, उसमें उनको मच्छर अंडे देने हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। उनको दरअसल का ज्ञान होगा भी तो उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जी जी पुष्कर दादा, मैं भोला तो जरूर हूं और मेरा सवाल भी बिल्कुल भोला था ताकि एक भोला सा जवाब आ जाए, और वो भोला सा जवाब आ गया। तो कितना पैसा फेंक दिया गया है मीडिया के बाजार में, कितना? जी जी मैं आऊंगा, जरा ये पूछ लिया जाए कि कारपोरेट मीडिया हो गई है, कितना पैसा फेंक दिया गया है। तो इसका मतलब ये राजनीतिक चर्चा वगैरह नहीं चल रही है मीडिया में, ये विज्ञापन चल रहा है क्या? नहीं, विज्ञापन भी चल रहा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली उनके हाथ सबके अर्थतंत्र, जहां पर जिन जगह की बात आप कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उनके अर्थतंत्र जो है स्वयं के कहीं जुड़े हुए हैं, वो केवल मीडिया पे नहीं है आधारित है। तो ऐसे में जो है उनको जहां से उनको उनका जहां से फले फूले हैं, जहां पे आज जिस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, वो सत्ता से दूर अलग हो चुके हैं और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं। तो ऐसे में हर आदमी आखिरी बात दांव तो चलता ही है ना, शायद अब सफल हो जाए। इट इज जस्ट लाइक ए गैम्बलर, एक बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। जुआरी की लत होती है कि ब्लाइंड में ब्लाइंड खेलता रहता है, शायद अब तीन इक्के आ जाए, अब तीन इक्के, तो वो तीन इक्के की तलाश में जो मीडिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अजित भाई आप कुछ इसी पर जोड़ना चाह रहे थे? जी अवनीश भाई, ऐसा है कि एक नया मीडिया पिछले 3-4 सालों में पैदा हुआ है, मैंने उसको नाम दिया है सुपारी मीडिया। ये पहले सुपारी लेता है और सुपारी लेके जर्नलिज्म कर रहा है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले 5-6 सालों में ना एक मीडिया के बहुत सारे मीडिया कर्मी जो किसी जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे टीवी के, वो बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, बेरोजगार भी ये सिंपल बेरोजगारी नहीं है, दे आर नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड बट नाउ दे हैव बिकम अनएम्प्लॉयेबल। मतलब वो बेरोजगार तो ये सही है। बेरोजगार तो हैं, पर उनको चाहकर भी कोई रोजगार दे नहीं सकता। अच्छा, वो डिस्कवरी चैनल में देखा होगा ना कि आपने एक आध शेर जो है ना, वो अपनी प्राइड से बिछड़ जाता है, या उसको अपने वो जो झुंड होता है शेरों का, प्राइड जिसमें 3-4 शेर होते हैं, 10-12 शेरनियां होती हैं, 15-1 बच्चे होते हैं, वो प्राइड होती है पूरी। तो उस प्राइड में से कुछ को ना मार के लखेत दिया जाता है। तो वो बेचारे जो है जंगल में जगह जगह शेर जो है मूत की अपनी टेरिटरी बनाता है, तो इनकी कोई प्राइड नहीं होती, ये सब लावारिस होते हैं और जंगल में लावारिस घूमते हैं और झूठे मुद्दते रहते हैं इधर उधर की हमारी टेरिटरी, इनकी टेरिटरी कोई होती नहीं है और उधर टेरिटरी बनानी पड़ती है। तो तब ये एक लावारिस शेरों का एक झुंड है जो कि प्राइड से भगा दिए गए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ये निष्कासित लोग हैं, इनको कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि बहुत मौके से यूट्यूब आ गया, नहीं तो सर लिटरली वो पुराने जमाने में वो बताते ना कि बॉलीवुड की कुछ हीरोइनें जो है सड़क पर भीख मांगती हुई और पेशा मतलब वो विम्मी का जो सिनेरियो सर वो हमराज वाली जो थी,
सर ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाइए कि यूट्यूब आ गया, नहीं तो इसमें से बहुत से लोग उस दशा को प्राप्त होते कि बिल्कुल गार्बेज में से बिल्कुल। खाना उठा के आइए खाते ही हैं। तो सर ये आइए सुपारी, आइए। सब सुपारी लेके सरकार बनवा रहे हैं। हाँ ये हाँ जितना है ना, ये सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं। अदरवाइज हम्म, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, उनको सब पता है किसकी सरकार आ रही है। हम्म। वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, पर सर सुपारी लिया है ना। और सुपारी ही इस बात की मिली है कि तुमको अपने स्टूडियो में हमको 300 सीट देना है। हम्म। सर ये है, ये सुपारी जर्नलिस्ट है। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। ये दर्शकों के लिए भी अच्छी चीज है। हालांकि जान तो हर आदमी रहा है कि इन लोगों की क्या अवस्था है और किस अवस्था में ये पिछले 7 सालों से किस योनि में भटक रहे हैं। बहरहाल, अब सुपारी लिया है तो बोलना पड़ेगा ही। लेकिन थोड़ा आप दोनों से मैं ये चाहूंगा कि ये जो भाजपाइयों का दावा है कि ये 350 सीट लेके आ रहे हैं, तो इस पे तो आप लोगों ने बता दिया कि इसमें एडिशन हो रहा है। लेकिन जातीय और जातीय आधार पर वोट, इसका ट्रेंड कितना कमजोर हुआ है? और दूसरा, बसपा की क्या भूमिका रहेगी? बसपा के बारे में सीटों पर बात उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बसपा ने कोई बहुत ज्यादा सुपारी दी हो। और बहन जी का ये राजनीति का तरीका भी है कि वो कभी बहुत ज्यादा मीडिया को मुंह लगाती नहीं। लेकिन बसपा का जिक्र बहुत कम हो रहा है। और बसपा एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो भाजपा भाजपा बिल्कुल काडर वाली पार्टी है और काडर के साथ एक अपने निर्धारित वोट बैंक की पार्टी है। जहां सपा है तो सपा अपने मुसलमान और अपना जो उनका अपना जातीय आधार है यादव, उस एमवाई वाले फार्मूले से उनका वो भी मानते हैं कि हमारा भी कुछ फिक्स वोट बैंक है। लेकिन अगर फिक्स वोट बैंक के मामले में कहा जाए ना, तो बसपा का कोई सानी नहीं है। वो 21, 22, 23% उनका बिल्कुल जमा हुआ वोट है। अब जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 20-22% वोट हो, उसके बारे में ये स्टूडियो में चर्चा नहीं हो रही है। तो बसपा की क्या भूमिका रहेगी? बसपा की भूमिका और बसपा के वोटर्स की भूमिका, इन दोनों में जरा सा बड़ा महीन सा अंतर है। तो जरा इसको बताइए ना पुष्कर जी, आप पहले। अ, मेरा मेरा जो अ, इस चुनाव का जो अनुभव बता रहा है, बसपा सबको सरप्राइज करेगी। हम मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से मीडिया जानबूझ के बसपा की बात नहीं कर रही है। हम्म। क्योंकि मीडिया जो है, आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रति उत्तरदायी अपने को बनी हुई है। इसलिए मायावती की बात नहीं करी, क्योंकि यदि आप अखिलेश को 350 300 नहीं दिखाएंगे तो कहां तक दिखाएंगे आप? तो इसलिए बसपा का बात करना उन्होंने बंद कर रखा है। देखिए, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि बसपा सरप्राइज करेगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जो बसपा यदि नंबर 2 पे रहती। अच्छा। मेरा अपना अब यहाँ मैं एक आप और यहाँ आप और अजीत सिंह की बात में थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बसपा सरप्राइज करेगी, सरप्राइज ठीक है, और बसपा सेकंड नंबर पे आएगी। अजीत सिंह जी ने अपने आप शुरुआती बातचीत में ये कहा कि बसपा अपना वोट उठा के शिफ्ट कर देगी भाजपा को। तो जरा ये। इसमें एक मिनट, ऐसा शिफ्ट नहीं, शिफ्ट जो है पूरा नहीं करेगी ये, लेकिन ये तय बात है कि जहां जहां सपा जीतती हुई दिखाई देगी, वहां पर बसपा का वोट बैंक शिफ्ट होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। और यही परिणाम जो है, इसी इसी परिणाम के स्वरूप जो है, बसपा नंबर 2 पे दिखेगी आपको, सपा नंबर 3 पे दिखाई देगी। मैं अजीत इसके अजीत प्रति भाई। बहुत ज्यादा अश्योर्ड हूं इसको लेके। और क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक, जो अब तक स्थायित्व वाला वोट बैंक है, उसमें हाँ। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी दखल हो चुकी है। ये मैंने अनुभव किया है। हम्म। इस पर हाँ हाँ, अजीत भाई बिल्कुल कुछ अजीत बोले। भाई। अजीत भाई, अब ये पुष्कर दा तो रिजल्ट आउट कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट पर रहेगा, कौन सेकंड पर रहेगा, कौन थर्ड पर रहेगा। आप इस रिजल्ट से कितना सहमत हैं? आपका क्या कहना रहेगा इस पे कि बसपा कितना सरप्राइज करेगी मैं एज ए मैं पार्टी? रिजल्ट बसपा का वोटर कितना सरप्राइज करेगा एज ए वोटर? जी जी, आप कह लें तो उसके बाद अजीत भाई आप ऐड कीजिएगा। पुष्कर जी कह हाँ, मैं रिजल्ट नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये आकलन है, और यदि हाँ ऐसा हाँ, होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अजीत भाई।
सर मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा ना कि पूरा विपक्ष का जो और पूरे मीडिया का जो ये महल है ना, ये सिर्फ एक स्तंभ पे खड़ा है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट भाजपा से नाराज है, पहला, और दूसरा मुसलमान सपा को एक मुश्त वोट करेगा। दोनों ही धारणाएं गलत सिद्ध होने जा रही हैं। पहली बात तो जाट नाराज है ही नहीं, क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन जमीन पे था ही नहीं, ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का एक जमावड़ा था जो कि दिल्ली बॉर्डर पे था। इसको समाज का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाज का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। हाँ, जो रालोद समर्थक जो जाट थे उनको एक मौका जरूर दिखाई दे रहा था, या समाजवादियों को, कि चूंकि सरकार विरोधी आंदोलन है तो इसको हवा दी जाए, वहां भीड़ दिखाई जाए, जिससे लगे कि समाज में बहुत ज्यादा समर्थन है, जबकि असल समाज का कोई समर्थन इस आंदोलन को था नहीं, और जाटों की कोई नाराजगी भाजपा के प्रति नहीं थी। बल्कि मैं ये कहता हूं कि 2017 और 2014 और 2019 की तुलना में आज भाजपा के ज्यादा कट्टर समर्थक हुए हैं जाट, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। लेट मी फिनिश। उसके बाद और मुसलमान झूम के सुबह 7 बजे लंबी लाइन लगा के योगी मोदी को हराने के लिए वोट नहीं देने निकल रहा है। उल्टे कहीं मुसलमानों का एक ठीक ठाक वर्ग भाजपा की झोली में न चला जाए, मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है। तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकट वितरण किया है अखिलेश ने, और जिस प्रकार से जो स्ट्रेटेजी उनके है कि रालोद के सिंबल पे सपा के कैंडिडेट्स, मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर एक भी मुसलमान को टिकट न देना, बागपत से मुसलमान को लड़ा देना, रालोद की सिंबल पे काफी सारे मुसलमानों का लड़ना, इमरान मसूद जैसे लोगों को टिकट न देना, तो सर, और मुसलमानों को टिकट कम देना समाजवादी पार्टी द्वारा, और बसपा द्वारा मुसलमानों को ज्यादा टिकट देना, तो सर मुझे लग रहा है कि कहीं ये मुसलमान वोट बैंक कहीं बूमरैंग न कर जाए, और जो सपा में झूम के आने वाला था, जितना भी थोड़ा बहुत आने वाला था, मुझे डाउट है कि कहीं बसपा में ना चला जाए। अच्छी बात। देखिए, अब आप जैसे दो लोग स्क्रीन पे हों, किसी चर्चा में हो, और चर्चा का विषय भी उत्तर प्रदेश हो, 24 करोड़ आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश भारत का, तो आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा समय कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाध्यता है, और हम चाहेंगे कि हम अपनी बातचीत को यहाँ पर खत्म करने के क्रम में अब जो 3-4 बातें निकल के आई, कि पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी रोकें बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज ये आई कि ये जितना भी अचानक समाजवादी पार्टी को बैठ के स्टूडियो में बहुमत और उनकी सरकार बनाई जा रही है, ये एक प्रायोजित एजेंडा है, और ये पूरी तरीके से पेड फॉर्मेट है। तीसरी बात इस पूरी चर्चा में निकल के आई कि बसपा सरप्राइज करने जा रही है इस चुनाव में एज ए पार्टी, और बसपा का वोटर एज ए वोटर भी। अब हंसी की बात यहां ये आती है, बातचीत खत्म करने से पहले ये डेकोरम भी पूरा कर लिया जाए कि हम लोगों ने करीब आधे घंटे से 40 मिनट की चर्चा की और कांग्रेस का जिक्र ही नहीं आया, किसी ने जरूरत नहीं समझी हम तीनों में से कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। अब मैं यहाँ जोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि 40-45 मिनट का डिस्कशन ना चला जाए, हम लोग फिर इस पर बैठेंगे अलग से, और हम तीनों लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस के ऊपर 15 मिनट अकेले चर्चा की जाए। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते बिल्कुल कुछ सेकेंडों में अपनी अपनी बात आप पुष्कर जी करिए, तो उसके बाद फिर दर्शकों को नमस्कार बोला जाए। जी जी, बहुत थोड़े थोड़े में आप लोग खत्म।
कल मेरे चैनल पे जब हमने अपनी एक डिस्कशन डाली है तो उस पर एक कमेंट आया है और उसको बहुत से लोगों ने समर्थन किया है कि जब 3-3 लोग चर्चा कर रहे हो और यूपी जैसा विषय हो तो डिस्कशन कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसे आगे फिर करेंगे। आप इसलिए आप विचार कीजिए कि जब 3 लोग पैनल में हो तो 1 घंटे का डिस्कशन कराइए, नंबर 1। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आगे। दूसरी बात है, कांग्रेस को पहले ये होता था कि 10 सीट आई कि न आई, मतलब दहाई का आंकड़ा छुई कि न छुई। सर इस बार मुझे लग रहा है कि पहली बात तो कांग्रेस का खाता खोलना चाहिए, 0 पे आए अच्छा नहीं लगेगा। और अभी तक मुझे कांग्रेस की एक भी सीट ऐसी नजर नहीं आ रही है जिसको मैं कह दूं कि निश्चित जीतेंगे, पर यह तय है कि 5 से नीचे रहेगी पुष्कर दादा, आप कांग्रेस के लिए क्या आशीर्वचन देंगे? और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को मेरे बारे में तो कम से कम जरूर ध्यान देना चाहिए कि मैंने इस पूरी 1 घंटे की बहस में उनका जिक्र कर दिया और उनके जिक्र की वजह से 2 मिनट हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं। जी, चलते चलते पुष्कर दादा, कांग्रेस के बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए। कांग्रेस के बारे में यही है कि कांग्रेस, जानवर मर जाता है तो उसकी खाल वाल बेची जाती है, उसकी थोड़ी जो कीमत होती है उतनी ही कांग्रेस की कीमत है, इसलिए कोई बदबू करने लगता है, इसलिए कांग्रेस की बात नहीं हुई। तो कोई गंभीर विषय नहीं कांग्रेस से बात करने का, वो बात करने लायक भी नहीं। जी, यूपी चुनाव विशेष में आज हम तीनों लोग बैठे और ये चर्चा अब करीब अपने 42वें मिनट तक की तरफ बढ़ रही है और निश्चित रूप से अब घंटों बैठना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ अगर जनता को नापना है। फिलहाल आज की इस चर्चा में आप दोनों आए और आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और अंततः हम लोगों ने कांग्रेस को जेरे बहस की जगह लाके खड़ा कर दिया। तो मेरी तरफ से और प्रारंभ की तरफ से आप दोनों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।